अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं प्रीवियस नॉवल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस तीनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस पार्ट रीड कर लीजिए या वॉच कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। और आपका जो भी रिव्यू हो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। माहिन अपने बहनोई कमिश्नर अहमद को मरियम की तस्वीर भेज चुकी थी और अब कमिश्नर साहब अपने फ़ोन में मरियम की तस्वीर को देखकर हैरान थे। ये वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी का जिक्र उनके जिगरी दोस्त इंडस्ट्रियल इकबाल ने किया था, जिसके शौहर ने उन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। कुछ सोचते हुए कमिश्नर साहब ने मरियम के ताया इकबाल साहब को फ़ोन मिलाया। इकबाल बड़ी, तुम्हारी भतीजी का पता चल गया है। अहमद, मुझे पता है, उसे तुम्हारे एसपी हमजा ने कहीं रूपोश किया हुआ है। बस एक दफा किसी तरह वो मेरे हाथ लग जाए। इकबाल साहब ने दांत किचकिचाए थे। तुम्हारी इस भतीजी इस वक्त बड़े धड़ल्ले से एसपी के घर रह रही है, लेकिन एक सलाह है, अगर तुम इस लड़की को रास्ते से हटा दो तो ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, और तुम्हारा अदालती केस भी मुद्दे के ना होने की खुद ही खत्म हो जाएगा। कमिश्नर ने उसे रास्ता दिखाया था। मशवरा अच्छा है, मैं आज ही कुछ करता हूँ। इकबाल साहब गोया हुए थे। नहीं इकबाल साहब, आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करें। वो जैसे ही इस लड़की का नाम, उस लड़की का क्या नाम था? मरियम। हाँ, तो जैसे ही एसपी मरियम को कहीं लेकर जाता है मैं आपको इत्तला करवा दूंगा। आए दिन मोटरसाइकिल सवार टारगेट क्लिंग करते हैं, ये केस भी ऐसे ही लगना चाहिए। कमिश्नर ने खवासत से कहा था। इकबाल साहब ने फारिग होकर कमिश्नर साहब ने माहिन को फ़ोन मिलाया था। माही बेटा, क्या तुम किसी तरह इस लड़की मरियम को बाहर किसी मॉल या रेस्टोरेंट के पास ला सकती हो? सलाम दुआ के बाद वो सीधा मुद्दे पर आए और थोड़ी देर तक बात करके फ़ोन बंद कर दिया था। माहिन जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। नाश्ते के बाद से हमजा और वो दोनों खबीज बच्चे गायब थे और अब तो शाम भी ढलने को आ रही थी। तभी उससे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। वो तेजी से खिड़की की जानिब आई, पर्दे की झिरी से बाहर झाँका तो गाड़ी में लदे फदे हमजा और बच्चे उतर रहे थे। पर्दे को बराबर करते हुए वो खिड़की के पास से हटी और बेड पर आकर बैठ गई और अपना माइंड बना चुकी थी कि अब डिनर के बुलावे का वेट कर रही थी, जहां उसे हमजा के सर पर बम फोड़ना था। बेबी बेबी, हम आ गए। गुड्डू और पप्पू चिल्लाते हुए घर के अंदर दाखिल हुए थे और सीधा उनकी आवाज़ पर कमरे से बाहर निकलती मरियम से जा टकराए। मरियम, जो उनकी जोश भरी आवाज़ सुनकर बाहर निकली ही थी, उन दोनों को खरगोशों को अपनी तरफ आते देखकर मुस्कुराकर झुक कर बैठ गई और पहले गुड्डू को, उससे पीछे लड़खड़ाता हुआ पप्पू, दोनों ही ठा करके उसके आकर टकराए थे। बेबी, मैं आइसक्रीम लाया हूँ, चॉकलेट वाली, पप्पू ने बड़े फकर से इत्तला दी। मरियम ने मुस्कुराकर पप्पू को प्यार किया तो पप्पू साहब की बाछें मशरिक से मगरिब तक फैल गई थी। गुड्डू, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ, कहीं डांट तो नहीं पड़ गई? मरियम ने सोचों में गुम गुड्डू को मतवज्जे किया था। कभी इतने प्यार से मुझे भी पूछ लिया करो। सारे शॉपर्स दोनों हाथों में पकड़े हमजा मरियम की सारी तवज्जो बच्चों पर देखकर उसे मुखातिब कर रहा था। मरियम ने खूंखार नजरों से हमजा फसाद की जड़ को देखा और खड़ी होकर कमरे की जानिब जाने लगी थी कि पीछे से हमजा की आवाज़ आई, सुनो, जल्दी से डिनर सर्व करो, भूखी से बुरा हाल हो रहा है। मरियम तेजी से पलटकर हमजा की जानिब आई। क्या मतलब डिनर सर्व करो? तुम बच्चों को लेकर बाहर गए थे, बुनियादी उसूलों के मुताबिक तुम लोगों को डिनर करके आना चाहिए था। मरियम गोया हुई। ये कौन से उसूल है भाई, और वो भी बुनियादी? और किस किताब में लिखा है कि आप अगर शॉपिंग पर जाएं तो खाना बाहर खाकर आना फर्ज है? चलो शाबाश, जल्दी से मेज लगाओ। हमजा ने मरियम को घूरा था। मगर मैंने तो कुछ नहीं पकाया, मरियम मरे मरे लहजे में बोली थी। कोई बात नहीं, तुम फटाफट चिकन में कुछ बना लो, जल्दी पक जाएगा। हमजा उसे मुफ्त मशवरे देते हुए बच्चों को साथ आने का इशारा करके अपने कमरे की जानिब चला गया था। ये मोहब्बत है इस पेटू को, हर वक्त मुझे किचन में घुसाए रखता है। अब बताओ भला मैं कैसे इससे रुखसती करवा कर फंस जाऊं? इससे अच्छा तो मेरा पप्पू है, मेरे लिए आइसक्रीम लाया है। क्या था जो ये भी बिरयानी तक टिक्के ले आता? वो दावे मोहब्बत के करता है। वो दिल के फपोले फोड़ती हुई किचन में आई और अब फ्रीजर से चिकन का पैकेट निकाल रही थी जब पीछे से हमजा का गला खंगारने की आवाज़ सुनाई दी। क्या है? मरियम ने भन्ना कर पूछा। साथ काम करने से मोहब्बत बढ़ती है, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हमजा ने उसकी बात से हाथ से चिकन का पैकेट लेकर सिंक की जानिब बढ़ा। चलो शाबाश, जल्दी से टमाटर काटो और पतीली चूल्हे पर रखो। हमजा ने चिकन धोते हुए उसे हिदायत दी थी। अब हमजा मरियम को मसाले बता रहा था। सारी हंडियाँ चढ़ाओ कर उसने दीवार पर नस्ब इंटरकॉम उठाकर चौकीदार को रोटियां लाने का हुक्म दिया और फिर माइक उठाया। हजरात, खाना तकरीबन तैयार है, सब 10 मिनट में
किचन में रिपोर्ट करें, हमजा ने ऐलान किया था। माहिन अपने कमरे में बेड पर नीम दराज फोन में महज गुफ्तगू थी जब स्पीकर से हमजा की आवाज़ गूंजने लगी थी। अहमद भाई, डिनर का बुलावा आ गया है, बस आप कल तक किसी भी सूरत पेपर तैयार करवाएं। मैं हमजा से आज डिनर पर बात करने जा रही हूँ। वो जिद्दी लहजे में बोलती हुई फ़ोन बंद करके खड़ी हो गई थी। माहिन फ़ोन बंद करके चली गई हुई आईने के सामने आई। माहिन, यू आर वेरी प्रिटी। उसने अपने अक्स को देखकर वो धीरे से बड़बड़ाई, फिर अपने हुलिया खराब करने लगी। पोनी में कैद बाल बिखराए, ब्लैक स्मोकी आई शेडो आंखों के गिर्द हल्का बनाए और वो एक दुखी उदास लड़की का रूप धार चुकी थी। अपने हुलिये से मुतमईन होकर वो दरवाजा खोलकर बाहर किचन की जानिब रवाना हो गई थी। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र मेज पर बैठे शैतानों और उनके सामने प्लेटें रखते हमजा पर पड़ी। उसने नज़र घुमाई तो मरियम डिश लेकर आती नजर आई। माहिन ने एक गहरा सांस भरा और बुझे कदमों से चलती हुई हमजा के ऐन सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई। बिच आपी, ये तुम्हारे आईज को क्या हुआ है? कितना खराब मेकअप किया है, बिल्कुल भूत जैसा। गुड्डू ने जबान पर खारिश हुई थी, मगर माहिन चुपचाप जवाब दिए बगैर एक ठंडी बुलंद आह भरकर अपने सामने रखी प्लेट सीधी करने लगी। हमजा और मरियम दोनों ने उसका अंदाज नोट किया। आपकी तबीयत तो ठीक है सिस? हमजा माहिन को मतवज्जे किया था। सिस? खुदारा हमजा, आप तो मुझे सिस ना कहें। माहिन पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह सिस की थी। तो क्या फिर चाचू भी आपको बिच कहे? गुड्डू ने मासूमाना सवाल किया। हमजा, मैं जब से इस घर में आई हूँ एक रात सुकून से नहीं सो सकी। मुझे जैसी नाजुक कमजोर दिल लड़की को आपने गेस्ट रूम में ठहरा दिया है, जिधर डर डर कर मेरा दम निकलता रहता है। मैं रातों को जागती रहती हूँ। देखे, मेरी खूबसूरत आंखों के गिर्द हल्के हो गए हैं। माहिन ने अपनी आंखों की जानिब इशारा किया। देखो माहिन, मेहमानों को तो मेहमान खाने में ही ठहराया जाता है। हमजा संजीदगी से गोया हुआ। मेहमानों को हमजा, मगर मैं तो मेहमान नहीं थी। मैं तो आपको अपना मानकर हमारे रिश्ते को एक चांस देने आई थी, मगर आपको तो लगता है आपके भैया भाभी ने कुछ बताया ही नहीं। माहिन ने अपने ना नजर आने वाले आंसू पोंछे थे। मिस माहिन, आप क्या कहना चाहती हैं? हमजा उलझा। हमजा, मैं अब ये सब कैसे बताऊं, मुझे शर्म आती है। माहिन बेबी चेहरा हाथों में छुपाकर बोली थी। बेहतर है आप अहमद भाई का इंतजार कर लें, वो सबूतों के साथ आपको सारी सच्चाई बता देंगे। एक आह भरकर माहिन ने अपनी बात मुकम्मल की। ठीक, कोई बात नहीं। मरियम, जरा पानी पकड़ाना। हमजा ने बात का इख्तिमाम पर मरियम को मुखातिब किया, जो हौकों की तरह मुंह खोले माहिन को ही देख रही थी। माहिन ने जब हमजा को बात खत्म करते देखा तो उसे अपना प्लान हाथ से निकलता हुआ महसूस हुआ। हमजा, मैं आपकी मनकूहा हूँ। माहिन तेजी से बोली थी। पानी पीते हमजा को अच्छू लगा। बिच, ये मनकूहा क्या होता है? गुड्डू ने संजीदगी से माहिन से सवाल किया। मनकूहा का मतलब मैं आपके चाचू की वाइफ हूँ। माहिन ने बड़े फख्र से गुड्डू को देखा। अल्लाह ना करे, माना चाचू पुलिस में है, पर इतने भी बुरे नहीं कि अल्लाह उन्हें सजा दे, गुड्डू के मुंह से निकला था। उससे पहले हमजा कोई जवाब देता, मरियम प्लेट सरकाते हुए उठी और किचन से बाहर निकल गई। गुड्डू और पप्पू दोनों अपने रूम में जाओ। हमजा ने एक गहरी नजर मरियम को जाते देखकर उन दोनों से कहा था, चाचू हम इस स्विच के साथ आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। गुड्डू कतई लहजे में बोला था। हाँ तो मिस माहिन, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? हमजा सर्द लहजे में गोया हुआ था। हमजा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम दूर के रिश्तेदार भी हैं और हमारे वालिदैन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब मैं पैदा हुई थी तो आपकी मम्मी मुझे देखते ही मचल गई और साल तक मेरे डैडी मामा की मिन्नत करती रही कि ये गुड़िया उनको दे दी जाए। इसीलिए आपकी मम्मी की ख्वाहिश पर हमें कम उम्री में ही निकाह के बंधन में बांध दिया गया था। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। इरादा वक्त आने पर सबको बताने का था, पर अल्लाह ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। माहिन सिसक पड़ी थी। तो आपको क्या आज ही इल्हाम हुआ है इस रिश्ते का? हमजा ने उसे घूरते हुए बोला था। वो तो जब मेरे रिश्ते आने लगे और मम्मा डैड सबको इनकार करते रहे तो अहमद भाई को डैड ने ये हकीकत बताई और अब अहमद भाई जल्द ही हमारा निकाहनामा लेकर आ जाएंगे ताकि आप भी हमारे रिश्ते की सच्चाई का सबूत मिल सके। माहिन ने तड़प कर पत्ता फेंका था। मिस माहिन, मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं जानता और ना ही मानता हूँ। अब आप अपने रूम में जाएं और कल सुबह होते ही अपनी वापसी का इंतजाम करें। हमजा बिला का सर्द लहजे में गोया हुआ था। पर मैं अकेली इतने बड़े शहर में किधर जाऊंगी? अभी तो अहमद भाई और बाजी के आने में दिन बाकी है। माहिन आंखों में आंसू भर लाई। ठीक है, तो उनके आने तक आप गेस्ट रूम में ही रहिए, आपको नाश्ता पानी पहुंचा दिया जाया करेगा। हमजा नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ खड़ा हुआ था। मगर हमजा, मुझे इधर बहुत डर लगता है। जब तक अहमद भाई सबूत लेकर नहीं आते क्या मैं आपके साथ, मेरा मतलब मजबूरी है, मुझे डर लगता है। और आप मेरे महरम हैं तो क्या मैं आपके रूम में? माहिन नजरें झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी।
गुड्डू, तुम माहीन सिस के साथ उनके रूम में सामान लेकर बेबी के रूम में रखो। और मिस माहीन, मैं आपको बच्चों के साथ वाला कमरा दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। हमजा रूड लहजे में बोलता हुआ अपना ट्राउजर पकड़कर खड़े पप्पू को गोद में उठाता बाहर निकल गया था। चले बीच, गुड्डू ने माहीन को मुखातिब किया और वो मुंह बनाते हुए गुड्डू के पीछे निकल गई। चाचू, क्या बच्चों की भी शादी होती है? हमजा की गोदी में चढ़े पप्पू ने सवाल किया। पप्पू यार, तंग ना कर, मैं इस वक्त परेशान हूँ। हमजा पप्पू को लेकर बच्चों के रूम में आया और उसे बिस्तर में लिटाया। चाचू, आप बहुत अच्छे हैं। पप्पू ने हमजा का मुंह चूमा था। हमजा पप्पू का चेहरा थपथपाता बाहर निकल गया। अब उसका रुख मरियम के कमरे की तरफ था। मरियम कमरे में गुस्से से टहल रही थी। इंतहाई की बेबसी थी कि वो इस मुल्क में तन्हा थी, कहीं और जा भी नहीं सकती थी, मगर इस तरह इधर रहना भी उसे अपनी तौहीन लग रहा था। कुछ सोचकर वो अलमारी की जरीब मुड़ी और अपना सामान पैक करने लगी। उसका इरादा किसी दारुल अमान में पनाह लेने का था। अभी वो सामान पैक करके सीधी खड़ी ही हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। चलो, अच्छा किया तुमने सामान पैक कर लिया। हमजा बोलते हुए करीब आया और उसका बैग उठाकर बाहर निकल गया। मरियम हक धक खड़ी रह गई थी। यानी ये थी हमजा की सो कॉल्ड मोहब्बत। अपनी पुरानी मनकुहा के मिलते ही जबरदस्ती की बनी नई नवेली मनकुहा को भूल गया और अब घर से भी निकाल रहा है। अभी मरियम सोचों में गुम थी कि हमजा दोबारा अंदर दाखिल हुआ। मुराकबा कर रही हो क्या? चल क्यों नहीं रही हो? हमजा ने पास आकर उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। मुझे तुम जैसे निकाह के शौकीन के साथ कहीं नहीं जाना, मरियम जख्मी लहजे में बोली थी। तो क्या इस सिस के साथ रूम शेयर करोगी? हमजा ने अचंभे से पूछा था। सिस? ऐसा तो ना कहिए उस बिच को, अल्लाह गुनाह देगा आपको और रिश्ता खराब हो जाएगा। मरियम ने उसे टोका था। सुनो, इस दुनिया में एक तुम और एक जेनिफर लॉरेंस के अलावा सारी मोहतरमाएं मेरी सिस हैं, इसीलिए अब नखरा दिखाना बंद करो और चलो। हमजा चप कर बोला। मरियम डर से मस नहीं हुई। हमजा ने तेज में आकर एक झटके से उठाकर अपने कंधे पर डाला और चीखती चिल्लाती मरियम को सीधा बाहर ले गया था। गुड्डू गेस्ट रूम में सोफे पर बैठा माहीन को बैग पैक करते देख रहा था। गुड्डू, मेरी हेल्प करो और ये बैग लेकर चलो। माहीन ने गुड्डू को मुतवज्जे किया था। सॉरी विच, मैं तो बच्चा हूँ और बच्चे काम नहीं करते, यू नो चाइल्ड लेबर लॉ। गुड्डू ने हरी झंडी दिखाई थी। वैसे विच, मैं चाचू से ज्यादा स्मार्ट हूँ और बच्चा भी हूँ, तो तुम ऐसा करो मुझसे निकाह कर लो, फिर मेरी भी चाइल्ड मैरिज हो जाएगी। वाओ, एक चाइल्ड और एक बूढ़ी विच, ये तो डिज्नी की मूवी भी बन सकती है। गुड्डू ने अपनी दानस्त में माहीन को एक अच्छा आइडिया दिया था। मेरा वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द ना तुम्हें बोर्डिंग भिजवाया तो मेरा नाम माहीन नहीं। माहीन बैग उड़ाते हुए बड़बड़ाई थी। मेरे बारे में कुछ कहा? विच? सॉरी, आई मीन विच। गुड्डू ने खड़े होते हुए सवालिया अंदाज में पूछा था। नहीं, मैं बोला तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर सकती हूँ क्या? माहीन चबा चबा कर बोली थी। एक बात तो बताओ, क्या तुम हमेशा से ही ऐसी बिच टाइप हो या बड़ी होकर मैजिक से ऐसी अजीब आंटी बन गई हो? गुड्डू ने मासूमियत से पूछा। आंटी? माहीन का तो सदमे से बुरा हाल हो गया था। मैं तुम्हें किधर से आंटी लगती हूँ? सीधे सीधे या तो सिस कहो कह लो या फिर माही। उसने गुड्डू को घूरा था। गुड्डू साहब ने चमकती शरारती निगाहों से माहीन को ऊपर से नीचे तक देखा। 90 के एंगल से तो तुम पक्की पक्की बिच लगती हो और बाकी सारे एंगल्स से समोसा बेचने वाली आंटी लगती हो। माहीन जवाब दिए बगैर बैग घसीटती हुई बाहर निकल गई थी और उसके पीछे बड़े आराम से हाथ झाड़ता हुआ गुड्डू भी बाहर को लपका। अभी माहीन राहदारी में पहुंची ही थी कि सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फट पड़ी। ओ गॉड विच, जल्दी से आंखें बंद करो, ये पीजी रेटेड सीन नहीं है। गुड्डू की तेज आवाज उसके कानों से टकराई और उसको पहले से खोलता हुआ खून मजीद खौल गया था। गुड्डू भागते हुए हमजा के पास गया। हमजा मरियम को जबरदस्ती कंधे पर उठाए बाहर निकला। उसका इरादा मरियम को अपने बेडरूम में ले जाने का था, मगर सामने से आती माहीन और गुड्डू को देखकर वो रुक गया था। तभी गुड्डू की भवे बोप्पू जैसी आवाज गूंजी। चाचू, मेरी बेबी को नीचे उतारो। गुड्डू करीब आकर बोला था। हमजा, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए इस चुड़ैल को, माहीन ने तेजी से लहजे में कहा था। गुड्डू, ये बड़ों की बात है, तुम अपने रूम में जाओ, हमजा ने सख्ती से कहा और गुड्डू भागता हुआ अपने रूम की जानिब चला गया था। हमजा ने हाथ पैर चलाती मरियम को नीचे उतारा और अपना दाया बाजू उसके शानों पर फैलाकर उसे मजबूत गिरफ्त में कैद किया। मिस माहीन, आपके लिए कमरा खाली कर दिया है, आप अंदर तशरीफ ले जा सकती हैं, हमजा ने रूडली जवाब दिया। हमजा, आप मरियम को किधर ले जा रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं, इससे पहले मेरा सांस बंद हो जाए। माहिर ने धड़कते दिल से पूछा। उसे खतरे की घंटियां बजती हुई सुनाई दे रही थी। मरियम मेरी वाइफ है और मैं इसे हमारे बेडरूम में लेकर जा रहा हूँ। गुड नाइट सिस, हमजा तेजी से कहता हुआ निकल गया था। मरियम को अपने रूम में ले आया।
कमरे में आते ही हमजा ने मरियम को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। मेरी लाइफ में, मेरे बेडरूम में वेलकम मिसेस हमजा। वो खूंखार नजरों से उस खुद को घूरती मरियम से शरारती लहजे में बोला था। क्या हुआ, कुछ बोलो। बोलोगी नहीं क्या? सिर्फ नजरों से ही तीर ही मुझे मासूम शौहर पर बरसाती रहोगी। वो शरारत से उसके करीब आया। अपनी हद में रहो हमजा, वरना। मरियम झिझक कर पीछे हटी थी। वरना क्या? हमजा उसके पीछे हटने की कोशिश को नाकाम बनाता हुआ उसके इंतहाई करीब आ गया था, मगर इससे पहले हमजा कोई गुस्ताखी करता कमरे का दरवाजा धम से खुला और गुड्डू साहब अपनी गन उठाए अंदर दाखिल हुए। हमजा और मरियम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहां गोलू सा गुड्डू नेकर शर्ट पहने, गुस्से से गाल फुलाए अपने गन ताने खड़ा था। चाचू, मेरी बेबी को छोड़ो वरना मैं फायर कर दूंगा, गुड्डू ने धमकी दी थी। गुड्डू मोटे, तू अपने चाचू पर फायर करेगा क्या? हमजा ने कहा। चाचू, अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो जाकर उस बिच को पकड़कर उसे उल्टा लटकाएं, गुड्डू बोला था। बेबी तुम डरना नहीं, तुम्हारा गुड्डू आ गया है, गुड्डू बड़े फकर से अपना सीना फुलाकर बोला था। हमजा ने उस 3.5 फीट के बेबी के मुहाफिज को देखा जो निशाना ताने तैयार खड़ा था। चाचू, मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, आप बेबी को स्लोली मेरी तरफ भेजिए, गुड्डू ने माहिराना हिदायत दी थी। अबे मोटे, तेरी तो ऐसी की तैसी। हमजा मरियम को छोड़कर गुड्डू की तरफ लपका और घबराकर गुड्डू ने फायर खोल दिया। पानी की तेज धार गन से निकलकर हमजा को भिगो गई थी, पर गुड्डू जियाले ने हार नहीं मानी और फायर करता रहा कि पानी की शरबोर हमजा उसके करीब पहुंच गया था। अब क्या? गुड्डू ने अपनी वाटर गन हमजा को ऊपर उछाली और खुद झुककर उसके टांगों के दरमियान से निकलकर मरियम की जानिब दौड़ा। बेबी, मुझे चाचू से बचाओ। वो मरियम के पीछे जाकर छुप गया था। हमजा प्लीज मेरे गुड्डू पर गुस्सा मत करे, मरियम ने आगे बढ़ते हुए हमजा को रोका था। एक शर्त पर, मैं इस मोटे को छोड़ूंगा कि आज से तुम मेरे साथ रहोगी। बोलो मंजूर है? ठीक है, पर फिर तुम्हें मेरी भी कुछ शराइत माननी होंगी, मरियम ने फौरी जवाब दिया था। मैं गुड्डू को सुलाकर आता हूँ, फिर बताना अपनी शराइत, अगर मेरी समझ में आई तो मंजूर कर लूंगा। हमजा ने हाथ बढ़ाकर मरियम के पीछे छुपे गुड्डू को निकाला और उसे गोद में उठाकर बाहर निकल गया था। बच्चों के कमरे में आकर हमजा ने गुड्डू को उसके बेड पर लिटाया। चलो गुड्डू, आंखों बंद करो और सो जाओ। हमजा उसके सर पर हाथ फेरता वही बैठ गया। उसका पक्का इरादा था कि शैतान को सुलाकर मरियम के पास जाने का था। गुड्डू के बच्चे, अब सो भी जाओ। हमजा के जहन पर अपनी गोल्डन नाइट सवार थी। गुड्डू के सोने का यकीन करके हमजा उठा और कमरे से बाहर निकला था कि माहिन उसके सामने आ गई। मिस माहिन, आप इस वक्त इधर क्या कर रही हैं? प्लीज गो टू योर रूम। हमजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे रोए में बस चुके हो और हम तो एक दूसरे से रिश्ते में भी बंधे हुए हैं। माहिन हमजा के करीब चली आई। कह दो कि तुमने मजाक किया था, तुम्हारे इस नौकरानी मरियम से कोई ताल्लुक नहीं है। माहिन ने अपने हाथ हमजा के सीने पर रखते हुए कहा था। मिस माहिन, हमजा दरश्त लहजे में उसके हाथ झटकते हुए गोया हुआ। मरियम मेरी जान, मेरी बीवी है, मैं उसके लिए गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा, अंडरस्टैंड? और मेरा क्या होगा जो बचपन से तुम्हारे अपने नाम से जुड़ा सुनती आ रही हूँ? माहिन भरपूर मलकाए जज्बात बनी हुई थी। तुम? हमजा ने अपना गुस्सा दबाया। माहिन, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अपने बहनोई को आने दो, फिर मैं अपने तरीके से सबको सबक सिखाऊंगा और उस झूठ का खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमजा फुंकार कर माहिन को एक कोने पर करके अपने कमरे में चला गया था। कमरे में नीलगुई सी रोशनी फैली हुई थी और मरियम बेबी बेड पर सोफे के कुशन और तकियों से सरहदी मंसूबा बंदी करके सर से पैर तक कंबल ताने सो रही थी। उसके अरमानों पर तो गुड्डू वैसे ही गन से पानी फेंक चुका था, रही सही कसर बाहर बिच पूरी कर चुकी थी। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बेड पर लेटा। फिर चंद लम्हात के बाद गुस्से से उसने अपने और मरियम के बीच दीवार बने सारे कुशन्स उठाकर नीचे फेंके और मरियम की तरफ करवट लेकर उसे बड़े आराम से अपने बाजुओं में भरा और उसके मशकूबो बालों से भरे सर पर अपना मुंह रखा। चंद ही लम्हों बाद उसकी हल्के हल्के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। हमजा के बाहर जाते ही मरियम का वक्त मिल गया था कि इतनी आसानी से अपना आप हमजा के हवाले नहीं करना चाहती थी। उसका इरादा अपनी शराइत मनवाने का था, मगर सोफा या जमीन पर सोना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोफे पर पड़े कुशन उठाए और सिरहाने पर रखे एक्स्ट्रा तकिए उठाकर बेड पर हिफाजती बॉर्डर बनाकर लाइट बंद की थी। ये तो बहुत अंधेरा हो गया है।
कहीं वो इसका गलत मतलब ना समझ ले। वो बड़बड़ाई और फिर नाइट बल्ब ऑन करके आराम से कंबल तानकर लेट गई थी। अभी वो लेटी ही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर हल्के कदमों से थोड़ी देर बाद हमजा बेड पर लेट चुका था, लेकिन अचानक ही हमजा ने सारी हिफाजती दीवारें उठाकर नीचे फेंक दी थी। मरियम का नन्हा मासूम सा दिल हिचकोले खाने लगा। हमजा ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। मरियम का दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। जल तू जलाल तू आए बला को टाल तू, मरियम ने अपने दिल में वर्ड करना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में हमजा सो चुका था। हमजा के सोने का यकीन करके मरियम ने खुद को उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, पर ऐसा नहीं कर पाई थी। वो थक हार कर आंखें खोलकर हमजा को घूरने लगी। वैसे है तो रच के हैंडसम, मगर इतना ही खड़ूस भी है। वो उसे देखते सोचते नींद की वादियों में उतर चुकी थी। सर शाम सो जाने के बाईस पप्पू की आंख खुल चुकी थी। वो आंखें मसलता हुआ बिस्तर से जम लगाकर नीचे उतरा। गुड्डू को चेक किया तो वो सो रहा था। उसे सोता छोड़कर दरवाजा खोलकर अपने छोटे छोटे कदम उठाता हस्बे आदत हमजा के कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। सुबह के 6 बजने वाले थे जब नींद में मगन हमजा ने मरियम को बड़ी आहिस्ते से अपनी गिरफ्त से आजाद किया और मुंह पर कंबल ओढ़कर लेट गया था। मरियम की आंख दरवाजा खुलने की आवाज से खुल चुकी थी। गर्दन उचकाकर देखा तो उसे पप्पू बेड पर उचक उचक कर चढ़ता हुआ नजर आया था। मरियम दमज़ादे आंखों की झुर्री से पप्पू को देख रही थी, जो अब बड़े आराम से हमजा के ऊपर चढ़कर बैठ गया था। फिर पप्पू ने हमजा के चेहरे से कंबल हटाकर एक किलकारी मारी और बड़े आराम से उसके गालों पर तमाचे मारना शुरू किए। चाचू भूख लगी है। मरियम उस मासूम की फरियाद बर्दाश्त नहीं हुई तो वो तेजी से उठकर पप्पू के पास आई। पप्पू जानू, मरियम उसे मुखातिब करके हमजा के सीने से उठाने लगी थी कि उसकी कलाई हमजा की मजबूत गिरफ्त में आ गई। उसने चौंक कर हमजा को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। मैं इसकी 10 चमाटे खाकर उठता हूँ, अभी तो सिर्फ 5 पड़े हैं, वो बामुश्किल आंखें खोलते हुए बोला था। पप्पू, जो मरियम को देखकर हैरान था, उसने तेजी से हमजा के हाथ पर काटा। सी हमजा ने मरियम का हाथ छोड़ा और पप्पू मुस्कुराते हुए लपक कर मरियम की गोद में चढ़ गया था। बेबी भूख लगी है। मरियम ने जज्बा हमदर्दी से सरशार होकर उस भूखे खरगोश को जकड़ा और उसके फूले फूले गालों पर प्यार किया। चलो मैं तुम्हें दूध और कैडबरी चॉकलेट देती हूँ, वो बड़े प्यार से बोली थी। मुझसे बात करते हुए तो तुम्हारे मुंह से शोले निकलते हैं, मुझे कभी भी इतने प्यार से पुकार लिया करो, हमजा खड़े होते हुए बोला था और वो तीनों किचन की जानिब रवाना हुए। मरियम चाय बना रही थी और हमजा पप्पू को दूध देकर कैबिनेट से चॉकलेट निकाल रहा था। जब गुड्डू अंदर दाखिल हुआ, हमजा और मरियम दोनों ने इतनी सुबह परफ्यूम में डूबे तैयार गुड्डू को गौर से देखा था। तबीयत तो ठीक है गुड्डू, इतनी सुबह और इतने तैयार, अभी तो स्कूल भी बंद है। हमजा हैरान था। चाचू मैं शादी कर रहा हूँ, गुड्डू ने संजीदगी से जवाब दिया। अभी शादी की देर से आ गई, और किससे कर रहे हो? हमजा ने उसे घूरा था। बीजबाजी से, गुड्डू ने जवाब दिया और चाय पीती मरियम को अच्छा लग गया। होश में तो हो? हमजा गुड्डू का कान मरोड़ा था। चाचू क्या बच्चे की जान लोगे अब? गुड्डू झुंझलाया था। अबे मोटे, अपनी डिमांड भी तो देख, हद होती है ढिठाई की। हमजा ने उसे घूरा था। चाचू मैंने पूरी रिसर्च की है कि बच्चे की शादी हो सकती है, उसे चाइल्डहुड मैरिज कहते हैं, और बस मुझे निकाह करना है और अभी करना है, गुड्डू जिद्दी लहजे में बोला था। अबे तू करता क्या है, कमाता क्या है? तेरे जैसे 3.5 फिडे को कौन लड़की देगा, और वो बेचारी तो शायद अभी पैदा भी नहीं हुई होगी, हमजा जिद आकर बोला था। चाचू इट्स नॉट फेयर यार, खुद तो दो और मेरी एक भी नहीं। गौर से देखिए, अब तो पप्पू भी जवान हो रहा है। गुड्डू ने पास बैठे चॉकलेट से सामने से सना मुंह लिए सुपर मारियो खेलते पप्पू को जानिब इशारा किया। अच्छा आज बता ही दो कि तुम्हें कैसी लड़की अच्छी लगती है? हमजा ने पूछा था। अल्लाह चाचू, गुड्डू साहब पूरी तरह शर्माए थे। मुझे बेबी सबसे अच्छी लगती है। मेरा दिल चाहता है मैं बेबी से अपने सारे टॉयज और सारे गेम्स शेयर करूं। पर गुड्डू बोलते बोलते चुप हो गया। पर क्या तुम अभी भी अपने टॉयज उसे दे सकते हो? हमजा ने कहा था। नहीं चाचू, अब बेबी बेचारी की लक खराब हो गई है, उसकी शादी आपसे हो गई है, गुड्डू अफसरदगी से बोला था। माहिन का गुस्से से बुरा हाल था। हमजा के मामले में बहुत संजीदा थी। हमजा की वजाहत, मर्दानगी और सबसे बढ़कर एक रईस खानदान का चश्म चिराग होना, ये सारी बातें उसे हमजा की जानिब खींचती थी। हमजा से वो टीन एज से प्यार करती चली आ रही थी और अब उसे मरियम का बीच में आ जाना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सॉरी मरियम, हमजा सिर्फ मेरा है, इसीलिए अब तुम्हें बीच से हटाना होगा। माहिन बड़बड़ाई और फिर फोन उठाकर अपनी बहन और बहनोई को तफसीलात बताने लगी थी। माहिन, तुमसे कहा था कि सब्र से काम लो, सारा खेल तुमने बिगाड़ दिया है। हमजा बहुत चालाक और अय्यार है, 2 मिनट में निकाह नामा जाली साबित कर देगा। कमिश्नर अहमद गुस्से से बोले थे।
बताए ना अहमद भाई, अब मैं क्या करूं? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरी मदद करें। माहिन गड़बड़ाकर शदीद की तरफ, मोहब्बत किसी अजाब से कम नहीं होती है। थोड़ी देर तक वो फ़ोन पर जाने वाली हिदायत सुनती रही थी। ठीक है अहमद भाई, मैं सुबह होते ही उनसे अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करती हूँ और कल आउटिंग का प्रोग्राम बनाकर डिटेल सेंड करती हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा मरियम मर जाए पर हमजा का बाल बाका भी ना हो। माहिन फ़ोन पर बात करके अब सुकून महसूस कर रही थी। रात बहुत बीत चुकी थी। वो सुबह की प्लानिंग करते करते नींद की वादी में उतर गई थी। मरियम गुड्डू को नाश्ता करवा रही थी और पप्पू सारी दुनिया भुलाए बेहद संजीदगी से सुपर मारियो खेलने में लगा हुआ था। पप्पू पप्पू प्यारे दूध तो पी लो, हमजा ने पप्पू को मुखातिब किया। देखो तो इस चूजे को, मारियो ऐसे अहमाक से खेल रहा है जैसे जिहाद पर हो। हमजा बड़बड़ाता हुआ पप्पू के पास आया था। पप्पू साहब अपना दूध फिनिश करो वरना गेम बंद कर दूंगा, हमजा ने उसे धमकाया था। पर पप्पू साहब के कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। वो बड़े इत्मीनान से अपना छोटा सा दाहिना गोले खोले गेम पर प्रिंस को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए तंग आकर हमजा गेम का ताड़ खींच दिया था। चाचू, पप्पू ने शिकवाकुन अंदाज से हमजा को घूरा। चाचू के बच्चे, अपना दूध फिनिश करो, शाबाश। हमजा ने गिलास उसके हाथ में थमाकर उसे जबरदस्ती उठाया और मेज पर लाकर बिठा दिया। बेबी हेल्प, पप्पू ने सामने बैठी मरियम को दर्दनाक अंदाज में पुकारा और मरियम बीबी खुद जो खूंखार अंदाज में हमजा को घूरते हुए उठकर पप्पू के पास आई। मेरा प्यारा पप्पू जानू, क्या हुआ? वो उसके सर पर प्यार हाथ फेरते हुए बोली थी। चाचू ने गेम बंद कर दिया, पप्पू ने शिकायत लगाई। हाँ तो तुम्हारे चाचू को और आता ही क्या है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो फिर हम मिलकर खेलेंगे। मरियम बड़े प्यार से उसे दूध का गिलास देते हुए बोली थी। मरियम का हुक्म और पप्पू ना माने, ये कैसे हो सकता था? उसने दूध का गिलास दोनों हाथों में थामा और गटागट दूध पी गया। पप्पू एहसान फरामोश चूजे, मैं इतनी देर से कह रहा था, तब तो तेरे कान बंद थे और अब मरियम के एक दफा कहने पर दूध पी लिया। हमजा ने उस फूले फूले से सर सुर्ख गालों पर चुटकी काटी थी। चाचू, प्रीति लड़की को मना नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज होते हैं, पप्पू ने बड़े आराम से समझाया था। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि कमीज शलवार से बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े माहीन हाथ में केक उठाए अंदर दाखिल हुई थी, जो उसने सुबह सुबह डिलीवर करवाया था। हाय गाइस, देखो मैं सबके लिए जबरदस्त सा चॉकलेट केक लाई हूँ। उसने केक मेज के बीच में रखा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो सब? माहीन सबको अपनी जानिब मतवज्जा करके बोली थी। विज आंटी, आप अचानक वेस्ट से ईस्ट कैसे बन गई? पप्पू रुक जाओ। गुड्डू बात करते करते पप्पू को केक की तरफ हाथ बढ़ाता देखकर चिल्लाया था। विच, हमें केक खिलाकर मोटा बच्चा बना देंगी, फिर हमें रोस्ट करके खा जाएंगी। गुड्डू ने अपनी माहिराना राय दी थी। माहीन, आप नाश्ता कर लें, फिर अपने बहन बहनोई से अपनी वापसी कंफर्म करके मुझे बताएं। हमजा ने रूटली माहीन को मुखातिब किया और फिर मरियम की तरफ रुख किया था। मरियम डार्लिंग, तुम रूम में जाओ और मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे काम से जाना है। हमजा ने माहीन को तपाते हुए मरियम को किचन से निकाला। हाँ शेम शेम चाचू, गुड्डू और पप्पू दोनों ने मुंह पर हाथ रखकर आवाज निकाली थी। क्या प्रॉब्लम है? हमजा दोनों को घूर रहा था। चाचू, आपने डी वाला वर्ड बोला है वो भी गर्ल से। गुड्डू शर्म से सुर्ख होता हुआ बोला था। हमजा खिसिया कर रह गया। माहीन को मरियम से अपना लगाव दिखाने के चक्कर में वो भूल ही गया था कि ये दोनों नन्हे शैतान पास बैठे हैं। हमजा, मैं शर्मिंदा हूँ, कई दिनों से अकेली इस वीरान कमरे में रह रही थी तो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मैं कभी भी दोहरी शख्सियत का शिकार हो जाती हूँ। मुझे ये मर्ज काफ़ी अरसे से लाहक है। मैं बाइपोलर हूँ। खुदारा हमजा, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा प्लीज़ बाजी। और अहमद भाई से कुछ मत कहना वरना वो मुझे दोबारा जहनी अमराज के अस्पताल में डालकर भूल जाएंगे। माहीन की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। हमजा ने तासुब से उसे देखा था। इट्स ओके मिस माहीन, आइंदा अपनी हदूद का ख्याल रखिएगा। हमजा कहता हुआ उठकर दोनों बच्चों को साथ लेकर आने का इशारा करके बाहर निकल गया था। माहीन का दिल ब्लू की तरह उछलने लगा था। वो बड़ी मकाई से हमजा की हमदर्दी समेट चुकी थी। अब उसे अपनी अगली चाल चलनी थी। मरियम डार्लिंग बनाते हुए किचन से निकलकर बेडरूम में आई। पूरी कुव्वत से अंदर दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद किया था। कपड़े निकाल दो, खुद को समझता क्या है? उस बिचबाजी के आगे मुझे नौकरानी बना रहा था। बड़ा आया, कपड़े निकाल दो। मरियम शदीद गुस्सा आ रहा था। कमीना आदमी, डार्लिंग मुझे बोल रहा था और देखा अपनी बाजी को रहा था। हमजा ऐसे किसी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कमरे के वस्त में चहलकदमी करती मरियम नजर पड़ी थी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? उसने गोया भीड़ के छत्ते में हाथ डाला था। तुम?
मरियम पुकारती हुई उसके करीब आई थी। मुझे किचन से निकालकर उस बीच के आगे धोबन बनाकर तुम्हें चैन नहीं मिला जो इधर आ गए हो मेरा तमाशा देखने, और मुझे हटाकर कमीने बीच के साथ अकेले रह गए थे ताकि क्या? हमजा उसकी आंखों में झांका था। मरियम नजर मिलाते ही पलकें झुका गई थी। हा मेरी जान, तुम जेलस हो रही हो? कसम से दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। हमजा सरशारी से उसके बाजू से पकड़कर बोला था। कोई नहीं, ख्वामुखा बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े। मरियम ने निगाह चुराई। मोहतरमा, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे ख्वाब की ताबीर कितनी हसीन और दिलकश है। वो गंभीर लहजे में बोला। अच्छा सुनो, एक आज और कल का दिन और रह गया है, फिर हमारा वलीमा रिसेप्शन है। मैं इसी सिलसिले में कार्ड्स बांटने और तुम्हारा ड्रेस पिक करने जा रहा हूँ। तुम बच्चों और अपना ख्याल रखना। दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। वो उसका गाल थपथपाता हुआ अपने कपड़े निकाल कर तैयार होने लगा। लिविंग रूम में सारे पर्दे गिराकर लाइट बंद करके अंधेरे में हॉरर मूवी देखी जा रही थी। पप्पू मरियम की गोद में बैठा पॉपकॉर्न खाता कम और गिराता ज्यादा। टीवी पर गाना गाती दुखी आत्मा को देख रहा था और गुड्डू कुशन पर नीम दराज फिल्म को समझने की कोशिश कर रहा था। वाहिद मरियम थी जो बड़ी दिलचस्पी से मरहुमा आत्मा का डांस देखकर महजूज हो रही थी। उसने इंग्लैंड में ऐसी पिक्चर्स कभी नहीं देखी थी। गुड्डू, सच बताओ, ये हॉरर है या कॉमेडी? मरियम ने दांतों में उंगली दबाई। मूवी देखते गुड्डू को डिस्टर्ब किया था। बेबी, ये हॉरर है। बेबी, ये हॉरर है। अभी ये आत्मा आंटी इस आदमी को मारेंगी, गुड्डू ने उस सीन में समझाया था। अभी वो तीनों दोबारा दुखी आत्मा का मुजरा देखने में मगन थे जब हमजा अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र टीवी पर डाली और एक नज़र बेबी और उसके चेलों पर जो बड़े अहमाक से टीवी में मगन थे। हमजा ने कालीन पर गिनकर रिमोट उठाकर टीवी बंद किया, जिसके नतीजे में तीनों ने चौंक कर उसे देखा। चाचू, टीवी ऑन करें। गुड्डू पप्पू तड़प उठे थे। इतनी तड़प तो उसे आत्मा आंटी ने भी नहीं दिखाई थी। ना सलाम ना दुआ, टीवी की फिक्र है बस। और मरियम, तुम भी इनको ऐसी फिल्में देखने दे रही हो, इसीलिए तो ये अफलातून बनते जा रहे हैं। हमजा सख्ती से बोला था। अभी उन तीनों की क्लास जारी थी कि पप्पू मरियम की गोद से उतरकर हमजा के पास आया। चाचू, हमजा की टांग पकड़कर उसे नीचे झुकने का इशारा किया कि हमजा झुकते ही पप्पू साहब ने बड़े आराम से उसे दोनों गालों को प्यार किया। बस अच्छे बच्चे, अब गुस्से नहीं। बिल्कुल हमजा के अंदाज में कॉपी करते हुए बोला था। चाचू, एक बात बताएं, ये आत्मा कैसे बनते हैं? खामोश बैठे गुड्डू ने बड़े मुखफराना अंदाज में पूछा था। देख लिया इन्हें ऐसी मूवीज दिखाने का अंजाम। आज साहबजादे पूछ रहे हैं कि आत्मा कैसे बनते हैं और कल फरमाइश करेंगे कि आत्मा बनना है। हमजा ने मरियम को लताड़ा था। अरे हमजा, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। माहिन हमजा की आवाज़ सुनकर अंदर आई थी। लो आ गई बीच की भटकती आत्मा, मरियम मनमनाई। हमजा ने मरियम को घूरा और माहिन से मुखातिब हुआ। जी मिस माहिन, कोई काम था आपको? मैं कल से बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और अब सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ। माहिन ने सब पर नजर डाली थी। क्या आप सब मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? माहिन ने आह भरते हुए आस भरी नजरों से हमजा को देखा था। मरियम, आप भी प्लीज ना मत कीजिएगा। ठीक है मिस माहिन, थोड़ी आउटिंग ही हो जाएगी, चलते हैं। लेकिन कब और किधर? हमजा ने पूछा था। ये सरप्राइज है, कल चलेंगे जिधर मैं कहूँगी, माहिन अय्यारी से बोली थी। मरियम माहिन और हमजा की बातें करता छोड़कर खुद कमरे में आ गई थी। उसका मूड हरगिज भी उस विच बाजी के साथ बाहर जाने का नहीं था। हॉरर मूवी तो हमजा ऐसी की तैसी कर दी थी, इसीलिए अब वो कमरे में आकर बड़े आराम से लिहाफ और अच्छी तरह ओढ़कर कलूका करने लेट गई थी। दूसरी जानिब गुड्डू और पप्पू दोनों ही हमजा और माहिन की बातें करते देख रहे थे। बेबी के जाने के बाद वो रुकना तो नहीं चाहते थे, पर चाचू को इस विच के साथ अकेला भी छोड़ना नहीं चाहते थे। माहिन ने मरियम के जाना नोट किया और अब वो दिल ही दिल में खुश होते हुए हमजा को बातों में लगाए हुए थी। बार बार अपनी शर्मिंदगी और बीमारी का जिक्र किए जा रही थी। माहिन की आंखों से झलकती वारवफ्तगी हमजा की ज़रीक निगाहों से पोशीदा नहीं थी, मगर इस वक्त उसके दिलो दिमाग के सारे धागे मरियम से जुड़े हुए थे। वो आज अपने और मरियम के रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहता था, जिसके लिए पहले तो वो गुड्डू और पप्पू को वक्त से सुलाना था, फिर मरियम को हर सूरत मनाना था और उस पर माहिन का बाजा नॉन स्टॉप बजे जा रहा था। मिस माहिन, हमजा ने उसे बीच में टोका था। मिस माहिन, आप मुझे ऐसे मुखातिब क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अभी भी आपसे मुझे खफा हैं? क्या आप अभी भी मुझसे खफा हैं? माहिन ने मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आंखें फट सटपटा कर देखा था। देखिए मिस हमजा, मैं आप सबसे दोस्ती करना चाहती हूँ और आप अजनबियों की तरह मुखातिब कर रहे हैं। आप मुझे माही या
माँ हूँ या हनी कह लीजिए, माहीन ने उसके बात काटकर कहा था। ओके माहीन, मैं सुबह से बाहर निकला हुआ था, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। हमजा खड़ा हो गया था। चाचू आप आराम करें, मैं हूँ ना विच के पास, गुड्डू बीच में बोला था। ओ विच, तुम्हें मूवी दिखाऊं? आओ विच, तुम्हें मूवी दिखाऊं, बहुत मजे की है, गुड्डू ने माहीन को मुखातिब किया था। हमजा लिविंग रूम से बाहर निकल चुका था। अब वहाँ माहीन के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं थी। उसने गुड्डू पर एक कड़ी नजर डाली। सॉरी, मैं मूवीज नहीं देखती। विच, तुम मूवीज नहीं देखती हो तो फिर क्या ड्रामे देखती हो? गुड्डू ने पूछा था। मैं कुछ नहीं देखती, माहीन से चाकर बोली थी। ओ गॉड, तुम तो बहुत गरीब लड़की हो, तुम्हारे घर केबल टीवी नहीं है। गुड्डू ने गर्दन हिलाते हुए तासुब से इजहार किया था। मगर विच, फिर तुम्हें मेरे चाचू को हटाना पटाने का आइडिया किधर से आते हैं? गुड्डू ने संजीदगी से पूछा था। माहिन ने उसे घूरकर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मेच्योर गुड्डू को देखा था। मेरे घर के एक एक कमरे में टीवी केबल सब है, बहन गुस्से दबाकर बोली थी। तो फिर झूठ क्यों बोला? अच्छा अच्छा, तुम लेडी विलन हो ना, और विलन तो झूठे होते हैं और बार बार गर्दन घुमाकर अपनी बात पर रिपीट करते हैं, और हीरो को पटाना ही तो विलन आंटी का काम होता है। और पता है, विलन आंटी जब सो के उठती है ना, तो उसके भी लिप्स लिप्स ड्रैकुला की तरह रेड होते हैं, और तुम्हारे भी। गुड्डू ने सर्द हाना। विच, क्या तुम भी काली माता टाइप रिलीजन से हो? माहिन दिल ही दिल में गुड्डू पर लानत भेजती हुई वर्कआउट कर गई थी। माहिन से जान छुड़ाकर हमजा मरियम को ढूंढता किचन तक गया। पूरा किचन साय साय कर रहा था। वो पलटा, अब उसका रुख बेडरूम की जानिब था। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पूरे कमरे में गुप अंधेरा छाया हुआ था। खिड़कियों पर गहरे दबीज पर्दे गिरे हुए थे और लाइट्स ऑफ थी, और मरियम बेड के कोने पर कंबल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटे लेटी हुई थी। हमजा ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दा हटाते हुए तो दिन की रोशनी छन छन कर अंदर आने लगी थी। वो मुड़ा और बेड के किनारे जगह बनाकर बड़े स्टाइल से बैठकर उसने मरियम को मुखातिब किया। मरियम, सो गई हो क्या? पर मरियम, जो उसकी आमद महसूस कर चुकी थी, ढीठ बनी लेटी रही। मरियम उठो, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है, हमजा ने कहते हुए साथ ही उसके मुंह से ब्लैंकेट खींच लिया। मरियम ने अपनी दोनों आंखें बच्चों की तरह मीच ली थी, और हमजा यकटक उसे देखे जा रहा था। आज तक उसे इतने करीब से मरियम को देखने का मौका नहीं मिला था। काले सिया चमकते बालों के दरमियान चमकते गुलाबी चेहरा, जिस पर घनी रस्ती पलके सिया फगन थी। मरियम उसके दिल की सल्तनत पर बड़ी शान से विराजमान हो चुकी थी। ये लड़की उसकी बीवी थी, उसकी इज्जत थी, और अब मोहब्बत भी। यार, अब उठ भी जाओ, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम किचन में नहीं थी, और फिर इधर आया तो सोई पड़ी रहने का ड्रामा कर रही हो। हमजा ने झुककर उसके बंद आंखों पर फूंक मारी थी। मरियम हमजा की इस हरकत पर जल भुन गई और तेजी से उठी ही थी कि उसका नाजुक सा सर खुद पर झुके हमजा के पत्थर जैसे पेशानी से टकराया था। हाय अल्लाह जी, वो सर पकड़कर रह गई थी। ड्रामे करोगी तो अल्लाह ऐसे ही सजा देगा। दिखाओ मुझे, जोर से तो नहीं लगी? हमजा ने उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर माथे से हटाए थे। हमजा बगौर उसकी सभी पेशानी को देख रहा था, जिस पर घबराहट से पसीने के कतरे उभर आए थे। मरियम, अल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत हो, हमजा बेखुदी से कहता हुआ उसके चेहरे पर झुकने लगा था कि कमरे का दरवाजा धप से खुला और बाल की तरह लड़खड़ाता हुआ गोल मटोल पप्पू अंदर दाखिल हुआ था। पप्पू हस्बे आदत बेडशीट को हाथों में दबोचकर बेड पर उचक उचक कर चढ़ा और हमजा को टेक ओवर करते हुए जबरदस्ती घुसकर हमजा और मरियम के बीच में बैठ गया। बेबी जल्दी चलो, हमें काली माता बनना आनी है। बच्चे ने अपने आने का मकसद बताया था। पप्पू, हमजा ने शौक से उसे देखा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब ये दोनों उसे करंट ना मारते हो। बेटा, ये काली माता क्या है? हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले। हमजा ने उसे गोद में लेना चाहा था। चाचू, अभी ये पता चला है वो विच बाजी काली माता है। अब हमें उसके सर पर बकरे जैसे सींग बनाने हैं। पप्पू ने हमजा को जवाब दिया और खुद दोबारा मरियम की जानिब मतवज्जह हुआ था। बेबी चलो, गुड्डू वेट कर रहा है। मरियम, तुम लोग इस विच आई मीन माहीन के सींग कैसे उगाओगे? हमजा ने भवें उचकाकर उन शैतान के इरादा जानना चाहा था। चाचू, बेबी हमें किचन से लोहे की रॉड निकाल कर देंगी जिस पर आप कबाब बनाते हैं, फिर गुड्डू उस विच के सर में ठोक देगा धम धम करके। पप्पू ने नासमझ को हाथ से हथौड़े चलाने का इशारा करके समझाया था। या अल्लाह, ये तो दहशतगर्द। हमजा इनका इरादा जानकर लरज उठा था। पप्पू,
चलो अपने कमरे में, मैं गुड्डू को भी बुलाता हूँ, अब सो जाओ, हमजा सख्ती से बोला था। चाचू अभी नहीं नहीं आ रही, अभी तो डिनर भी नहीं हुआ, पप्पू ने मुंह बसोरा था। अच्छे बच्चे बहस नहीं करते, अभी तो तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर रात को पिज़्ज़ा मंगवा कर दूंगा, हमजा लालच देते हुए बोला था। बेबी हेल्प मी, पप्पू मरियम से को पुकार रहा था। इससे पहले पप्पू की बेबी तड़प कर पप्पू के चाचा के अरमानों का खून करती हमजा जल्दी से बोल उठा। पप्पू बेबी को चोट लगी है, उसे आराम करने दो। पप्पू की तो अपनी बेबी की चोट लगने के सुनकर सारी बातें पापता उमंड आई थी। वो हमजा को क्रॉस करके मरियम के पहलू में आया था। बेबी चोट किधर है, बड़ी तशवीश से पूछा था। मरियम भी अपने हमदर्द को देखकर फैल गई और अपने हाथ माथे की जानिब इशारा किया था। पप्पू ने बड़े प्यार से उसके माथे पर किस किया। अब ठीक हो गई, उसने मासूमियत से पूछा था। मरियम ने इतने मासूम और अपनायत भरे अंदाज पर जज्बात से मगलूब होकर पप्पू को अपने अंदर भींचा था। पप्पू बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, चलो चलकर गुड्डू को देखते हैं। मरियम उसे गोद में लेकर खड़ी हुई थी। किधर मैडम, तुम इधर आराम करो, मैं गुड्डू और पप्पू को देख लूंगा। हमजा ने उसका रास्ता रोका था। आखिर मेरे आराम पर इतना जोर क्यों है, कहीं मुझे सोते में कत्ल करने का इरादा तो नहीं, काली माता के साथ दाल में कुछ काला काला करने का इरादा तो नहीं है। मरियम ने हमजा के मशकूक नजरों से देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, तुम और तुम्हारे ये दो चेले, तुम लोगों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। जाओ, जाकर अपने मोटे बिल्ले को माहीन का खून करने से बचाओ, वरना जितना मैं उसे जानता हूँ वो उसके सर में सीखे ठोके बगैर नहीं मानेगा। हमजा करवट लेकर लेट गया था। मरियम हुंकार भरकर पप्पू को गोद में उठाए बाहर जाने लगी कि पीछे से हमजा की आवाज लगाई। सुनो, खाने में सिंधी बिरयानी और चपली कबाब बना लेना और सलाद रायता साथ में। मरियम तेजी से पलटी थी। वो पिज़्ज़ा, उसका क्या हुआ, मैं इतना मुश्किल खाना कैसे पकाऊंगी। पिज़्ज़ा तुम्हारे अक्लबंदी की नज़र हो चुका है, वैसे ही बहुत पक चुका हूँ, इसीलिए जाओ और खाना पकाओ। हमजा रूडली बोलकर मुंह पर तकिया रखकर लेट गया था। मरियम इस संगदिल को गुस्से से देखती बाहर चली गई थी। क्या फायदा है ऐसे आशिक का जिसे हर वक्त खाना ही सोचता हो। मरियम गुड्डू और पप्पू दोनों को लेकर बाहर गार्डन में झूले पर ले आई थी और बड़ी मुश्किल से उनको काली माता के सुपर सिंग उगाने से रोका था। काफी देर तक खेल के बाद वो तीनों अंदर आए। बच्चों को अंदर कमरे में भेजकर वो अब खुद किचन में थी। काफी देर तक यूट्यूब पर सिंधी बिरयानी को सर्च करती रही, फिर बिला आखिर एक तरकीब को सिलेक्ट करके काम शुरू किया। मारे बंधे ही सही, पर बिरयानी बन गई थी। बस कबाबों का कचूमर बन गया था। कचूमर से क्या होता है, जायका तो अच्छा है, ये सोचकर वो खुद को तसल्ली देती सबको खाने के लिए बुलाने बाहर गई थी। गुड्डू शाबाश, भाग के जाओ और इस बिच को डिनर पर बुला लाओ। और तुम पप्पू, उसने पप्पू को देखा जिसके हाथ और मुंह पर चॉकलेट लगी हुई थी। पप्पू उठो, मैं तुम्हारे हाथ में धुला दूं, वो पप्पू को खड़ा करते हुए बोली थी। पप्पू को तैयार करके किचन की तरफ रवाना किया और हमजा को उठाने आई। हमजा उठो, खाना खा लो, मरियम ने आवाज लगाई। हमजा टस से मस नहीं हुआ, उसके खर्राटे जारी थे। मरियम ने करीब आकर उसका बाजू झंझोड़ा। हमजा के बच्चे उठो, खाना ठंडा हो रहा है, मैं हरगिज दोबारा गर्म नहीं करूंगी। हमजा जो ख्वाब में अपने हनीमून पर था, मरियम के झंझोड़ने पर आंख मसलते हुए उठ बैठा। आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ना जागते में पास आती हो और ना ख्वाब में पास आने देती हो। हमजा ने बैठकर एक तवील अंगड़ाई ली। जल्दी आओ, सब किचन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मरियम उसे हिदायत देती हुई जाने लगी थी जब हमजा ने सराज से उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपने पास बिठाया। मिसेस हमजा, हमजा ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझसे बचने की नाकाम कोशिश क्यों कर रही हो। हमजा ने उसकी कलाई पर दबाव डाला। हमजा, सब इंतजार कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वरना आज की तारीख में तुम इधर से नहीं हिल सकोगी। प्लीज छोड़ दो। मरियम की आंखों में नमी उतर आई थी जिसे हमजा ने बड़े प्यार से साफ किया। नहीं मरियम, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ और लगता है इश्क भी हो जाएगा। मुझे, मरियम के लब कपाए थे। मुझे क्या, हमजा ने पूछा। वो मुझे क्या है, खुद समझ जाओ, मुझे तंग मत करो, मरियम ने तुनक कर कहा और खड़ी हो गई थी। अब चलो भी, और हिम्मत है तो मेरे शेर बच्चों के सामने मेरा हाथ पकड़ कर दिखाना। मरियम ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की थी। ओके डार्लिंग, बेबी, अब बच्चे तो क्या, सारी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने हिसार में लूंगा। बस एक दिन और मेरी जान। हमजा ने उसकी कलाई आजाद की थी। माहिन सारी रिपोर्ट अपने बहनोई कमिश्नर अहमद को दे चुकी थी और रेस्टोरेंट का नाम और टाइमिंग भी नोट कर चुकी थी। बस अब कल का इंतजार था और वो डिनर के बहाने उन सबको बाहर लेकर जाती और उस ओपन रेस्टोरेंट में मरियम को उसके ताया के भेजे गुंडों गोली का निशाना बना लेते थे।
अहमद भाई ख्याल रखिएगा, गोली मरियम को ही लगनी चाहिए, हमजा को नहीं। माही ने एक बार फिर रिमाइंडर करवाया था। अभी वो बात कर ही रही थी कि दरवाजा खुला और गुड्डू अंदर आया। विच, बेबी डिनर के लिए बुला रही हैं, ये कहकर वो भाग गया और माही शीशे के सामने खड़े होकर अपना हुलिया दुरुस्त करने लग गई थी। मरियम किचन समेट कर कमरे में आई। हमजा बच्चों को सुलाने उनके कमरे में था। सबसे पहले मरियम ने बेड पर तिकोन और कुशन्स से सर हद बनाई, फिर कंबल में सर से पैर तक पैक होकर सोने लेट गई थी। पप्पू सो चुका था, अब हमजा की तवज्जो गुड्डू पर थी। गुड्डू अब सो जाओ, कल बहुत बिजी डे है। हमजा ने उसका सर पर हाथ फेरा। गुड्डू बिस्तर पर उठकर बैठ गया। चाचू, कल विच के साथ डिनर पर नहीं जाना, वो गंदी है, क्रिमिनल है। गुड्डू हद से ज्यादा संजीदा था। बुरी बात गुड्डू, वो गेस्ट हैं, 1-2 रोज में अपने घर चली जाएंगी। हमजा ने टोका था। चाचू, वो फोन पर रेस्टोरेंट में बेबी को गोली मारने की बात कर रही थी। गुड्डू ने उसे आगाह करना चाहा। गुड्डू, तुम और बेबी उसे तंग भी तो बहुत करते हो सकता है वो अपनी सिस्टर से गुस्से में बोल रही हो। चाचू के भतीजे, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेबी को। अब तुम जाओ, जल्दी से सो जाओ। हमजा उसे ब्लैंकेट उड़ाकर थपकने लगा था। गुड्डू को सोने के बाद हमजा लाइट ऑफ करके बाहर निकला। उसके वजीहा चेहरे पर बला की संजीदगी थी, खफगी थी। इकबाल साहब फोन बंद करके पलटे ही थे कि ताई उनसे सामने आ गई थी। किसका फोन था, इतने परेशान क्यों हो, खैरियत तो है? कमिश्नर अहमद का फोन था। मरियम का पता लग गया है, वो कल मरियम को अपनी साली के साथ किसी रेस्टोरेंट भेज रहा है। कहता है इधर ही मरियम को मार देंगे, टारगेट किलिंग का बहाना बन जाएगा। इकबाल साहब ने तफसील बताई। लो, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इस शहर में तो आए दिन वारदातें होती रहती हैं। आप भी किसी बदमाश को पैसे देकर इस करमजली का बदलिहाज लड़की को गोली से उड़वा दे। ताई ने मशवरा दिया था। तुम नहीं जानती, ये कमिश्नर बहुत लालची है। ये सारी जिंदगी मरियम के कत्ल को बुनियाद बनाकर हमसे बड़ी रकम का मुतालबा करता रहेगा। पहले ही भाई साहब और भाभी के कातिल के हवाले से मुझसे लाखों लूट चुका है। इकबाल साहब ने सर दबाते हुए कहा। सुनो जी, एक तीर से 2 शिकार करो। इस कमिश्नर को भी उसी रेस्टोरेंट में बुलवाओ, कहो के साथ बैठकर वारदात को देखना है। उसे रकम भी देने का लालच दो और जिन गुंडों को फायरिंग का काम दो, उन्हें उस लालच खबीस को ठिकाने लगाने का भी ठेका दे दो। ताई ने अपनी शैतानी आइडिया दिया था। नेक वक्त, तुम ठीक कह रही हो। उस अहमद से बात करता हूँ, इकबाल साहब ने जवाब दिया। डैडी, किसका जिक्र खैर हो रहा है? गाड़ी की चाबी हिलाता हुआ जुहेब कमरे में दाखिल हुआ। है एक दोस्त, तुम सुनाओ किधर गायब हो? कम से कम रात में तो वक्त पर घर आ जाया करो। इकबाल साहब ने अपने इकलौते साहबजादे को टोका था। डैडी, आप जानते तो हैं मेरे दोस्तों को, बस आजकल हम सब दोस्त मिल बैठते हैं तो देर हो जाती है। अच्छा ये बताएं, मरियम का कुछ पता चला? जुहेब ने पेप्सी का कैन फ्रिज से निकालते हुए सवाल किया। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, इकबाल साहब ने जवाब दिया था। वैसे डैडी, आपकी भतीजी बहुत ही ढीठ हड्डी है। अच्छा भला नहर में फेंक दिया था, फिर भी वो सरवाइव कर गई। जुहेब ने नफरत से मरियम का जिक्र किया। कोई बात नहीं बेटा, इस मरियम और उसका सो कॉल्ड शौहर ने मुझे केस करके अच्छा नहीं किया है। तुम देखना, बहुत जल्द मैं उस फसाद की जड़ को जमीन के अंदर पहुंचाने वाला हूँ। इकबाल साहब सफाकी से बोले। सुबह के 7 बज रहे थे। पूरे घर में लाउड स्पीकर की तरह हमजा की आवाज गूंज रही थी। इस घर में बसने वाले ढीठ नखरीले अफराद, खुदारा अब उठ जाओ और मुंह हाथ धोकर किचन में रिपोर्ट करो। वो किचन में खड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हुए माइक के जरिए सोए हुए कौम को जगाने के फराइज़े भी अंजाम दे रहा था। मेरे लाल दुलारे गुड्डू पप्पू, अब उठ जाओ, इससे पहले कि तुम्हें उठाने आ जाऊं। कमरे में उसकी की खन की फैली हुई थी और गुड्डू और पप्पू दोनों नींद में हमजा की आवाजें सुन सुनकर डिस्टर्ब हो रहे थे। भला आखिर गुड्डू ने बिस्तर छोड़ा और बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ हमजा के कमरे की जानिब रवाना हुआ। मरियम अपने कानों में उंगलियां दिए मुंह पर तकिया रखे दिल ही दिल में हमजा को सलावतें सुना रही थी। इतनी अच्छी नींद आ रही थी और इस 3 डब्बे वाले हमजा ने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। मरियम ने गुस्से का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा था। तंग आकर उसने तकिया मुंह से हटाया और उठकर बैठ गई। इससे पहले वो बिस्तर छोड़ती, आंखें मसलता, मुंह बसोड़ता गुड्डू कमरे में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम प्लीज चाचू को डांट सकती हो? वो सोने नहीं दे रहे। गुड्डू ने फरमाइश की थी। तुम्हारे चाचू हैं, तुम खुद जाकर बात करो। बच्चे अपने हक के लिए लड़ना सीखो। मरियम ने गुड्डू को उसकी कोशिश की। बेबी, ये हक क्या होता है? गुड्डू ने पूछा था। कोई नया फाइट वाला गेम है क्या? गुड्डू के लहजे में इश्तियाक था। एक तो गुड्डू, तुम भी कभी तो गेम और केबिल से हटकर सोचा करो। अभी तो तुम सब छोड़कर किचन में चलकर तुम्हारे चाचू की क्लास लेते हैं। मरियम ने उठकर बाल जूड़े में लपेटे, दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला और स्लीपर पहनकर गुड्डू को लिए बाहर निकली। अब उन दोनों का रुख किचन की जानिब था। किचन का तो मंजर ही अलग था। हमजा नाश्ता प्लेटों में निकाल रहा था और बीच सुती व सावित्री बनी
नक्शक से तैयार मेकअप और ज्वेलरी से मजीन हमजा के हाथ में प्लेट लेकर मेज पर लगा रही थी। मरियम और गुड्डू दोनों हौकों की तरह मुंह खोले उस नाकाबिले यकीन मंजर को देख रहे थे। बेबी, लगता है आज इस विच ने चाचू को पटा लिया है। गुड्डू के सदमे से डूबी सरगोशी मरियम के समाज से टकराई थी। ये क्या हो रहा है? मरियम बुलंद आवाज से हमजा और माही को घूरती हुई अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग मरियम। आपा, हमजा बेचारे कब से अकेले किचन में लगे हुए थे। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझ जैसी सुघर लड़की होते हुए हमजा बेचारे अकेले काम करें, इसीलिए मैं इनकी मदद के लिए आ गई। माहिन ने मरियम के पास आकर जवाब दिया। मरियम ने खा जाने वाली नजरों से बेचारे 6 फीट हमजा को देखा जो चाय मग में उंडेल रहा था, और फिर अपने से कम 4 साल बड़ी उम्र की काकी को देखा जो उसे आपा कह रही थी। हमजा, मैंने कहा था कि ये सुबह सवेरे सहरी वाले ना बना करो। मरियम ने उसके पास जाकर फुंकारी। बेबी, ये सहरी वाला कौन होता है? गुड्डू ने टांग अड़ाई। सहरी वाला तुम्हारे चाचू होता है, मरियम ने तुनक कर जवाब दिया और किचन से वॉकआउट कर गई थी। हमजा ने बगौर मरियम को जलता कलस्ता अंदाज देखा था। इससे पहले वो मरियम के पीछे जाता, वो आंखें मसलता दरवाजे पर नमूदार हुआ। पप्पू आंखें मसलता दरवाजे पर नमूदार हुआ था। चाचू, मैं आ गया। पप्पू ने अटेंडेंस लगवाई। हमजा ने पप्पू को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और गुड्डू को भी बैठने का इशारा किया था। मिस माहिन, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, तब तक आप बच्चों को नाश्ता करवा दें। हमजा माहिन को काम देकर तेजी से अपने कमरे की जानिब गया था। मरियम कमरे में आकर जलते भुनते हुए बेड पर सर तक चादर तानकर लेट गई थी। उसे माहिन का हमजा के साथ किचन में काम करना पसंद नहीं आया था, और लफ्ज आपा तो उसके दिल पर ठा करके लगा था। अभी उसे अंदर आए 5 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजा खोलकर हमजा अंदर दाखिल हुआ। मरियम, हमजा ने बेड के पास आकर उसे आवाज दी। मरियम डार्लिंग, अब ड्रामे बंद करो और चलकर अपने हैंडसम हस्बैंड के हाथ का बना हुआ नाश्ता नोश फरमाओ। हमजा ने बोलते हुए मरियम के मुंह से चादर एक झटके से उतार दी। क्या है, क्यों तंग कर रही हो? जाओ, जाकर अपनी उस काली माता के बीच के साथ ही नाश्ता करो। बड़ी आई। बेचारा हमजा कहने वाली। मरियम ने भड़ास निकाली थी। जेलस हो रही हो? हमजा ने शरारत से पूछा। मैं और जेलस? भला मैं क्यों जेलस होंगी? ख्वामुखा मेरी बला से तुम जैसे के साथ चाहो, तुम जिसके साथ चाहो नाश्ता बनाओ। मरियम सुलगते हुए बोली थी। हमजा ने एक गहरी नजर मरियम के सुलगते हुए चेहरे पर डाली और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने मद मुकाबिल खड़ा किया। मरियम, कल हमारा वलीमा है। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अब मैं कोई इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही हमारे बीच कोई फासला रहने दूंगा। इसीलिए तुम्हारा जो भी एतराजात हैं मुझे खुलकर बताओ। हमजा ने संजीदगी से बात मुकम्मल की थी। मरियम ने पलकें उठाकर हमजा को देखा जो बड़ी फुर्सत से संजीदगी से उसकी जानिब मुतवज्जह था। ये बात तो तय थी कि हमजा उसके दिल में विराजमान हो चुका था। बस उस बात का इजहार हमजा से करना मुश्किल लग रहा था। मेरी कुछ शराइत हैं, अगर तुम मान लो तो मैं। मरियम ने खुशक होते लबों पर जबान फिरी। तो मैं क्या? पहले बात मुकम्मल करो फिर शराइत पेश करो। हमजा ने बगौर उसका शर्म से लाल होता चेहरा देखा। तुम कागज और पेंसिल लाओ, मेरी शराइत लिखकर दस्तखत करके दो ताकि कल को तुम मेरे पास सनद रहे। तुम्हारा क्या भरोसा मुझसे हासिल करके अपनी बात से ही मुकर गए तो? मरियम ने झिझकते हुए कहा था। हमजा ने झुककर मरियम का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से गोया हुआ। मोहतरमा बेगम साहिबा, आप इरशाद फरमाइए। आपके इन नाजुक लबों से निकली अल्फाज खुद ही मेरे दिल पर नकुश हो जाएंगे। हमजा प्लीज। मरियम इसकी कुर्बत से घबरा उठी। ओके ओके, तुम्हारे 5 मिनट हैं। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, फटाफट अपनी शराइत बताओ। हमजा उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता हुआ सोफे पर आ गया। मरियम ने अपनी उथल पुथल सांसों पर काबू किया और बड़ी संजीदगी से अपनी शराइत पेश करने लगी। पहली शर्त, आज सेबल के अभी से तुम वो मनहूस भोपू माइक उस घर में नहीं चलाओगे। दूसरी शर्त, मुझसे मुश्किल से मुश्किल खाना नहीं पकवाओगे, बल्कि खाना ही नहीं पकवाना, हम स्नैक्स खा लिया करेंगे। तीसरी शर्त, गुड्डू और पप्पू को भी उल्टा नहीं लटकाओगे। चौथी शर्त, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, इसीलिए हम सबका नाश्ता तुम बनाया करोगे। पांचवी शर्त, मैं हनीमून पर गुड्डू और पप्पू के साथ लंदन जाऊंगी और अपने घर। छठी शर्त, और बस हमजा साहब का जब्त जवाब दे गया था। क्या पूरे 14 नकद रट कर आई हो और गजब खुदा का हनीमून पर गुड्डू और पप्पू के साथ जाओगी? मैं क्या इधर अकेले चने भूलूंगा? बस बहुत हो गया, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ और शराफत से मेरी दुल्हन बन जाओ। हमजा ने दो टूक लहजे में जवाब दिया था। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर छोड़ना है, फिर बच्चों को शेरवानियां पिक करनी है, लंच में बाहर से ले लूंगा और डिनर तो सिस करवा ही रही है। हमजा ने पूरे दिन का टाइम टेबल बताया था। पार्लर क्यों? मुझे नहीं जाना। मरियम ने इनकार किया। मैडम, मुझे अपनी दुल्हन मुकम्मल श्रृंगार के साथ चाहिए, मैंने टाइम लिया हुआ है, जल्दी करो। हमजा ने ऑर्डर दिया और खुद बच्चे को तैयार करने बाहर चला गया।
थोड़ी देर बाद माहिन को बिना बताए उन चारों का काफिला रवाना हो चुका था। सबसे पहले हमजा ने एक मशहूर पार्लर के आगे गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर उतरते हुए मरियम को भी उतरने को कहा। सुनो, ये फोन रख लो, जब फारिग हो जाओ तो कॉल करवा देना, और हाँ, मेहंदी भरकर कोहनियों तक लगवाना। मुझे तुम्हारे गोरे गोरे हाथों में अपने नाम की मेहंदी देखनी है। हमजा ने गंभीर लहजे में सरगोशी की थी। मरियम ब्लश कर गई थी और तेज तेज कदम से चलती पार्लर के अंदर दाखिल हो गई। चाचू, पप्पू ने जो गाड़ी की खिड़की से लटक रहा था हमजा को पुकारा। जी चाचू की जान, क्या हुआ? हमजा उसके पास आया। चाचू, मुझे भी आपके नाम की मेहंदी लगानी है, पप्पू ने फरमाइश की। उफ, अबे मेरी जान के टोटे, लड़के मेहंदी नहीं लगाते बल्कि लगवाते हैं। खैर, तू अभी नहीं समझेगा। हमजा ने उसके खिड़की से अंदर किया। काफी सारा काम निपटाने के बाद मैकडोनल्ड से लंच पैक करवाया और अब हमजा ने गाड़ी पका रुख पार्लर की जानिब किया। थोड़ी ही देर में निखरी निखरी मरियम बाहर आ गई थी। उसके हाथ पैरों में मेहंदी अपने बाहर दिखा रही थी। हमजा की नजरें उसमें उसके देखकर पसंदीदगी उमड़ आई थी। मरियम को गाड़ी में एहतियात से बिठाने के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। पूरे रास्ते गुड्डू और पप्पू मरियम को और उसकी मेहंदी से सजे हाथों को देखते हुए आए थे। घर पहुंचकर हमजा ने गाड़ी अंदर पोर्च में पार्क की। गुड्डू और पप्पू को बाहर निकालकर लंच पकड़ाया और खुद मरियम को उतारने में मदद देने लगा। मरियम, रुक जाओ, चलने से तुम्हारे पैरों की मेहंदी खराब हो जाएगी। हमजा ने मरियम को टोका और फिर बड़े आराम से नाजुक सी मरियम को अपने बाजू में उठाकर अंदर अपने बेडरूम में ले आया। अब तुम आराम करो, मैं बच्चों को चेक कर लूं। माहिन जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में टहल रही थी। हमजा उसे बताए बगैर सबको लेकर बाहर चला गया था। अभी माहिन अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रही थी कि उसका सेलफोन बज उठा। जी अहमद भाई, बताएं, मुझे इनको आज किस जगह पर डिनर पर लाना है? माहिन ने छूटते ही पूछा। क्या माही, ना सलाम ना दुआ, सीधी मतलब की बात। ठीक जा रही हो बहना? कमिश्नर अहमद हंस पड़े थे। अहमद भाई प्लीज, आप जानते हैं मैं हमजा के लिए पागल हूँ, इसीलिए मुझसे इस मरियम का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मुझे जल्दी से प्लान बताएं। माहिन चटक कर बोली थी। अच्छा बाबा सुनो, मार्गला हिल्स के पास आमने सामने 2 रेस्टोरेंट हैं। तुम हमजा और बच्चों को लेकर दाएं जानिब वाले टूलिप रेस्टोरेंट में आओगी और गार्डन में टेबल सिलेक्ट करके बैठोगी। मैं सामने वाले रेस्टोरेंट से तुम पर नजर रखूंगा। डिनर सर्व होने के 10 मिनट बाद बाहर से गोली चलेगी जो इस मरियम का काम तमाम कर देगी। कमिश्नर अहमद ने उसे तफसील समझाई। माहिन सारा प्लान सुनकर रिलैक्स हो गई थी और अब शाम के लिए अपना लिबास तैयार कर रही थी। बालों में रोलर्स लगाए गुनगुनाते हुए वो अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगा रही थी। जब उसे राहदारी में बच्चों के दौड़ने की आवाजें आई, वो खामोशी से उठी और दरवाजे की झिरी से बाहर देखने लगी। हमजा उस मनहूस मरियम को अपने बाजू में उठाए कमरे में ले जा रहा था। ये मंजर देखकर माहिन का खून खौल गया। बस चंद घंटे और फिर मैं इस मरियम की जिंदगी को खत्म करने के बाद इस घर और जायदाद सबसे बढ़कर हमजा मेरा होगा। माहिन ने खुद को तसल्ली दी थी। मरियम तकिए से कमर लगाकर बैठी हुई थी जब हमजा दोनों बच्चों के साथ साथ हाथ में टिरे उठाए अंदर दाखिल हुआ था। आओ बेबी, लंच करें, बहुत यम्मी है। गुड्डू ने मरियम को मुखातिब किया। हमजा ने ट्रे बेड पर रखी जिसमें बर्गर्स, नगेट्स, फ्राइज और कोक के कैन थे। दोनों बच्चों को प्लेट में उनकी पसंद का खाना निकाल कर दिया और खुद प्लेट में बर्गर रखकर मरियम के पास आकर बैठ गया। मरियम, तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हें लंच करवा देता हूँ। हमजा ने बर्गर मरियम की तरफ बढ़ाया था। चाचू, बेबी खुद क्यों नहीं खा सकती? गुड्डू ने सवाल उठाया। बेटा, बेबी के हाथों में मेहंदी लगी है, खराब हो जाएगी। हमजा ने प्यार से गुड्डू को समझाया। ओके चाचू, आप पप्पू को खाना खिला दे, बेबी को बर्गर मैं खिलाऊंगा। उफ, बेबी कितना मजा आएगा, हम शेयर करके खाएंगे। गुड्डू जोश से बोलता हुआ मरियम के पास आकर बैठ गया था। अब मरियम बड़े सुकून से हंसते मुस्कुराते हुए गुड्डू के छोटे छोटे हाथों से नगेट्स और फ्राइज खा रही थी और हमजा दोनों को देख रहा था। चाचू पप्पू को देखे, वो भी तो मेरा बेबी है, बेबी ब्रदर है, आप ऐसा करें उसे खाना खिला दें। गुड्डू ने हमजा को मुफ्त मशवरा दिया था। गोल मटोल सेहतमंद सा पप्पू मुंह पर केचप लगाए फ्राइज खा रहा था, बल्कि खा कम गिरा ज्यादा रहा था। हमजा ने उसको पकड़कर अपनी गोद में बिठाया, नैपकिन से मुंह साफ किया और अपने साथ साथ उसको भी बर्गर खिलाने लगा। बेबी, कल पार्टी में ना पप्पू और मैं डांस करेंगे, तुम खाना खा लो, फिर म्यूजिक सिलेक्ट करना है। गुड्डू ने बड़े जोश से मरियम को इत्तला दी। गुड्डू पप्पू, आज से नो मोर बेबी, अब आप चाची बोला करो। हमजा ने दोनों को समझाया था। बट चाचू, चाची तो ओल्ड पीपल होती हैं, गुड्डू ने इत्तेजाज किया था। अब अगर किसी के मुंह से बेबी सुना तो उल्टा लटका दूंगा। हमजा ने धमकी दी। हमजा, तुम इन प्यारे प्यारे मासूम फरिश्तों को कैसे उल्टा लटका सकते हो? मेरी शर्त अभी से भूल गए हो? भला बताओ, मैं कैसे तुम पर भरोसा कर सकूं? मरियम ने मलका जज्बात को भी पीछे छोड़ दिया था। उफ अल्लाह, हमजा तिलमिलाया। मोहतरमा, आपके 14 नकद मुझे अजबर हैं।
पहले मैं आपसे अपना हक तो वसूल कर लूँ, फिर इन पर अमल भी कर लूँगा। हमजा ने जवाब दिया और खाली ट्रे उठाकर बाहर निकल गया था। गुड्डू और पप्पू, खबरदार, जो तुम दोनों ने मुझे चाची कहा। हमजा के जाने के बाद मरियम ने दोनों को तंबिया की, चाची नहीं कहना, बेबी भी नहीं कहना, तो अब क्या कहें? आपको पिंकी कहना है? गुड्डू तपा, मैं तुम दोनों की कल फंक्शन के बाद बताऊंगी कि अब मेरा नाम क्या होगा। शाम ढल रही थी। हमजा काफी देर से घर से गायब था। मरियम की मेहंदी सूख चुकी थी और वो हाथ पैर धोकर गुड्डू और पप्पू के साथ लिविंग रूम में मौजूद थी। आईपैड पर गुड्डू म्यूजिक सिलेक्ट कर रहा था। बेबी, ये वाला सॉन्ग अच्छा है, पुराना है पर मुझे अच्छा लगता है। अब तुम मेरे और पप्पू का डांस देखो। गुड्डू ने म्यूजिक प्ले किया। कल रात से हमजा एक पल नहीं सोया था। अभी भी थका हारा वो घर में दाखिल हुआ तो तेज चलते म्यूजिक की आवाज उसके इस्तकबाल किया। अंदर आया तो सामने का मंजर ही उसकी सारी थकान उड़ा ले गया था। चिकनी चमेली घर से अकेली, गाना बज रहा था और गुड्डू और पप्पू आइटम डांस उरूज पर था। गुड्डू मटक रहा था, उसकी छोटी सी तोंद भी हिल रही थी और पप्पू साहब के हाथ में अपना फीडर था जिसे हमजा आज तक नहीं छुड़वा सका था। सुर्ख व सफेद गोल मटोल फूले फूले गालों वाला पप्पू बनियान पहने किसी मस्त मलंग की तरह झूम रहा था और फीडर से पौवा पे पौवा चढ़ा रहा था। हमजा ने थोड़ी देर तक उनका नाच गाना देखा, फिर कमरे में आकर म्यूजिक का तार खींचकर निकाला। गुड्डू और पप्पू दोनों झूमते झूमते अपनी जगह साकत हो गए थे। चाचू, म्यूजिक क्यों बंद किया? पप्पू ने मुंह फुलाकर गुस्से का इजहार किया था। इससे पहले हमजा कोई जवाब देता, ब्लैक जीन्स और मैरून कुर्ती में लाइट से मेकअप में जगमगाती माहिन हमजा को मुखातिब करते हुए अंदर दाखिल हुई। हमजा, आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए? डिनर पर जाना है, लेट हो जाएंगे। मैं तो बुकिंग भी करवा चुकी हूँ। मरियम माहिन को एक नजर देखती मुंह बसोरती पप्पू को गोद में उठाकर गुड्डू की उंगली पकड़ते हुए बाहर निकल गई थी। मिस माहिन, बस 10 मिनट, मैं सबको लेकर आता हूँ। हमजा ने माहिन को तसल्ली दी और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। हमजा कमरे में दाखिल हुआ तो तीनों नखरीलों की जोड़ी सर जोड़े बेड पर बैठी हुई थी। मरियम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और गुड्डू, पप्पू, शाबाश, जल्दी से जाओ, रेडी होकर आओ। हमजा ने तीनों को एक साथ निपटाया। चाचू, हम इस विच के साथ बाहर नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वो। गुड्डू, बस, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मैं हूं ना, जाओ, 10 मिनट में तैयार होकर आओ। हमजा ने गुड्डू की बात काटी थी। गुड्डू और पप्पू के बाहर जाने के बाद मरियम की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो सर झुकाए अपने हाथ पर लगी मेहंदी के डिजाइन को घूर रही थी। हमजा आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास आया। माशाअल्लाह, मेहंदी तो बहुत खिल रही है। हमजा उसके दोनों हाथ थाम कर बगौर देखते हुए बोला था। मरियम ने कसमसा कर अपने हाथ छुड़वाने चाहे पर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। हमजा, हाथ छोड़िए प्लीज। मरियम मिनमिनाई। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ और सुनो, चादर ओढ़ कर चलना। हमजा ने उसे खींचकर खड़ा किया। हमजा, प्लीज, मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मरियम धीरे से बोली। मरियम, आज हमारा जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझ पर भरोसा करो और 10 मिनट में बच्चों के साथ पोर्च में मिलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रात का वक्त ओपन एयर रेस्टोरेंट में मध्यम लाइट्स और म्यूजिक के साथ ख्वाबनाक सा माहौल बना हुआ था। हमजा, मरियम, गुड्डू, पप्पू और माहिन सारे ही मेज पर बैठे हुए अपना अपना ऑर्डर वेटर को लिखवा चुके थे और अब सब खामोश बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। गुड्डू बहुत चौंका था और मरियम के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में ऑर्डर सर्व होना शुरू हो गया था। अभी उन सब ने खाना शुरू ही किया था कि रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ अंदर दाखिल होता ज़ुहैब मरियम को देखकर चौंक गया। उसे अपने दोस्तों के आगे जाने का बोलकर खुद मरियम की जानिब बढ़ा। मरियम, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने घर को छोड़कर गैरों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो? ज़ुहैब ने मरियम के पास आकर उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा था। हमजा तेजी से उठा और ज़ुहैब का हाथ एक झटके से दूर हटाया। मिस्टर ज़ुहैब, मेरी वाइफ से दूर रहो। क्यों भाई, क्यों दूर रहूं? मेरी कजिन है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ज़ुहैब बोलता हुआ फिर मरियम के करीब आया। इससे पहले हमजा उसे घूंसा मारता एक जोरदार आवाज गूंजी। कमिश्नर अहमद सादा लिबास में रेस्टोरेंट तक पहुंच चुके थे। अभी वेटर की रहनुमाई में अपने लिए रिजर्व मेज पर पहुंचे ही थे कि इकबाल साहब हाथ पर ब्रीफकेस लिए हुए तशरीफ लाए थे। हेलो मिस्टर इकबाल, कैसे हो और मेरा माल लाए हो क्या? कमिश्नर अहमद हाथ मिलाते हुए बोले थे। अहमद साहब, गिन लेना पूरे 60 लाख लाया हूँ, पर काम हो जाए फिर दूंगा। इकबाल साहब ब्रीफकेस दिखाते हुए बोले थे। कौन सा शूटर हायर किया है? अहमद ने पूछा था। आपका ही आदमी है जनाब, बस आधे घंटे में काम हो जाएगा, इकबाल साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो दोनों बातें कर रहे थे मगर इस बात से बेखबर थे कि रात हमजा माहिन के फोन के सारा रिकॉर्ड निकलवा चुका था और इसमें वक्त से अब तक उनकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। वो सादा से लिबास में इंटेलिजेंस के आदमी कमिश्नर पुलिस को सबूत के साथ गिरफ्तार करने बैठे हुए थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इकबाल साहब के हायर किए हुए दोनों शूटर रेस्टोरेंट में आ चुके थे।
एक निशाना कमिश्नर अहमद और दूसरा निशाना मरियम थी। दोनों शूटर्स ने जैसे ही अपने अपने टारगेट का निशाना बांधा, उन्हें इसी वक्त सादा से लिबास में मलबूस अफराद ने पकड़ लिया। इसी पकड़ धकड़ में एहतियात से बावजूद गोली चल गई थी, जो सीधी जाकर मरियम के सामने तने खड़े जुहेब के दिल के आर पार हो गई। एक रश सा बन गया था। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सब भागने लगे थे। दूसरी जानिब गोली चलने की आवाज़ सुनकर कमिश्नर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मिस्टर इकबाल, आपका काम हो गया, अब मेरी अमानत मेरे हवाले कीजिए। इकबाल साहब हैरान थे, क्योंकि प्लान के मुताबिक अहमद को भी उसी वक्त निशाना बनाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हिचकिचाते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस कमिश्नर की जानिब बढ़ाया। कमिश्नर अहमद ने ब्रीफकेस लिया ही था कि सादा लिबास वाले आदमी ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर अहमद एंड मिस्टर इकबाल, यू आर अंडर अरेस्ट। इन दोनों को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया तो सामने एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें जुहेब की लाश को रखा जा रहा था। इकबाल साहब ने जुहेब के मुंह को सफेद कपड़े से ढके हुए देखा और उनके एहसाब जवाब दे गए थे, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आज ऊपर वाले ने उन्हें सजा दे दी थी। 4 माह बाद सुबह का उजाला हल्का हल्का फैल रहा था। बाहर बैठे चौकीदार बाबा ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 6 बजने वाले थे। वो मुस्कुराए। 1 2 3 4। जैसे ही वो 10 तक पहुंचे, पूरे घर की लाइट जल चुकी थी। हमजा का अलार्म बजे चले जा रहा था। मरियम ने खौफ से पहले बेखबर सोए हमजा को, फिर खूंखार नजरों से हमजा के सेल को घूरा। अलार्म बंद करके वो बेड से नीचे उतरी और सीधा गुड्डू पप्पू के कमरे की जानिब गई। गुड्डू बेटा उठ जाओ, जानू सुबह हो गई है। मरियम ने बड़े प्यार से गुड्डू के बालों में हाथ फेरते हुए उसे गुदगुदाया। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड्डू ने आंखें खोली। क्या कहा? मरियम ने टोका। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। गुड्डू ने जल्दी से सलाम किया और वॉशरूम भाग गया। अब मरियम पप्पू की तरफ बढ़ी, जो मिक्की माउस को दबोचे सो रहा था। मरियम ने पहले उसके फूले फूले गाल चूमे। पप्पू जानू उठ जाओ, शाबाश। मरियम का दीवाना पप्पू उसकी एक आवाज पर उठ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मरियम उसे भी तैयार होने की हिदायत देकर किचन में आ गई। अब वो जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। उनका वलीमा अगले दिन बड़े धूमधाम से हुआ था। उसी दिन मरियम ने दोनों बच्चों को आगोश में भरकर खुद को उनकी मम्मी मान लिया था। बाकी रही उसकी शराइत, तो हमजा की मोहब्बतें और शिद्दतों के आगे सारी शराइत दम तोड़ गई थी। अभी वो टेबल लगा ही रही थी कि स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार गुड्डू अंदर दाखिल हुआ और सीधा अवन सीट के साइड रखे माइक की जानिब गया। जी हाँ, माइक की जानिब। मेरे प्यारे चाचू, अब उठ जाइए, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले, वरना मेरी मम्मी दोबारा नहीं बनाएंगी। कमरे में नहा धोकर एसपी हमजा वर्दी पहनकर गुड्डू की आवाज़ सुनकर मुस्कुराया और अपनी कैप उठाकर बाहर किचन की जानिब बढ़ा, जहां वो सब उसका इंतजार कर रहे थे। खत्म शुद। उम्मीद है आपको नॉवेल पसंद आया होगा और हमजा और मरियम की केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी। और ये बच्चे तो पूरे एटम बम थे। और आपको ये कैसे लगे बच्चे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके रोज़े कैसे जाने हैं ये भी बताइएगा।